नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इरम तस्लीम। आज का विषय है कार्यक्रम का प्रभावशाली शिक्षण में शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर इन इफेक्टिव टीचिंग। आज जानेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि इफ़ेक्टिव टीचिंग होता क्या है, असल में क्या मायने होते हैं इफ़ेक्टिव टीचिंग के, चैलेंजेस क्या होते हैं इफ़ेक्टिव टीचिंग के, और इफ़ेक्टिव टीचिंग को हर कक्षा में हम कैसे ले जा सकते हैं। और इन सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे हमारे दो एक्सपर्ट से। तो चलिए सबसे पहले आपसे उनका तारुफ करवा देते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं आनंद सिंह गुर्जर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हैं टीचर महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल परशुराम द्वारा। और साथ ही हमारे दूसरे खास मेहमान, बहुत बहुत स्वागत है, आप हैं सोहेल पंचतर। आप पीटी टीचर हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पट्टी किशोरपुरा लालसौर दौसा डिस्ट्रिक्ट से। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और जब हम बात करते हैं इफ़ेक्टिव टीचिंग की, तो सबसे पहले जानेंगे आखिर ये मायने क्या होते हैं सर इफ़ेक्टिव टीचिंग के। पहले तो दूरदर्शन का बहुत बहुत आभार, इस कार्यक्रम में आपने हमको आमंत्रित किया। मैं आपके प्रश्न प्रभावशाली शिक्षण क्या है, इस पर अपने विचार रखना चाहूँगा। 2 लाइनों से मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। गुरु गोविंद दोनों कड़े कहाँ की लागू पाऊँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। जैसा कि शब्द आया गुरु, जिसके हम सापेक्ष में आजकल बोलते हैं शिक्षक, अध्यापक, गुरुजी, टीचर। गुरु से गुरुत्व, एक आकर्षण करने की क्षमता जो टीचर अपने आप में रखता है, वही जो है इफेक्टिव होता है। अब कैसे हम बच्चों को कक्ष में विषय वस्तु के प्रति आकर्षित कर पाते हैं, क्या क्या उपाय हम उसके लिए करते हैं, कैसे बालक के साथ जुड़कर, उसके परिवार के साथ जुड़कर हम जो है बालक को कक्ष तक लेकर आते हैं, इन सारी चीज़ों को यदि हम समावेशित कर लें तो ये एक तरह से प्रभावित करने वाला, बालक को प्रभावित करने वाला कारक हुआ। बिल्कुल। अब बालक को प्रभावित कौन, किसमें कितना गुरुत्वाकर्षण, किसमें कितना इसकी शक्ति आकर्षण करने की, वो एक अच्छा टीचर बन सकता है। बिल्कुल, जो बच्चों को जितना अट्रैक्ट कर सके, बच्चों को जितना आकर्षित कर सके विषय वस्तु पर, अपने सब्जेक्ट पर, उतना ही वो टीचर हम कह सकते हैं प्रभावशाली होगा। प्रभावशाली शिक्षण की हम बात कर रहे हैं, इफेक्टिव टीचिंग की हम बात कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है सोहेल सर, आपसे जानना चाहेंगे। मैं इसका उद्देश्य आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि प्रभावशाली शिक्षण के जो उद्देश्य हैं, इसमें हम बच्चों का भावनात्मक डेवलपमेंट, क्रियात्मक डेवलपमेंट और ज्ञानात्मक डेवलपमेंट करते हैं। भावनात्मक डेवलपमेंट का मैं आपको सोर्स बताता हूँ कि जैसे कि टीचर का स्टूडेंट के साथ एक दिली लगाव अगर आप आपस में पैदा कर देंगे तो हमारा जो टीचिंग जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ईजी हो जाएगा। बिल्कुल। क्रिएटिविटी अगर हम बच्चे के अंदर लाएंगे, क्रिएटिव चीज़ अगर आप कोई टीचर अपनी क्लास में जाकर क्रिएटिविटी करता है, क्रिएटिव चीज़ अपने स्टूडेंट्स को सिखाता है, तो वो क्रिएटिव चीज़ बच्चा सीखेगा, तो जो एक टीचर और स्टूडेंट की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी इस चीज़। तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की भी बात आ रही है, बॉन्डिंग के साथ, लगाव के साथ अंडरस्टैंडिंग की भी बात है कि टीचर और स्टूडेंट की दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक जुड़ाव जो है वो महसूस होना चाहिए। सर, इफ़ेक्टिव टीचिंग की सबसे पहली बात है, ज़रूरत क्या है, क्यों ज़रूरत है कि आज हम इफ़ेक्टिव टीचिंग के बारे में बात करें? देखिए मैडम, पुराने समय से पढ़ाने के मेथड में काफ़ी बदलाव हुआ। जी। आज का युग वैसा नहीं है जैसा हम पहले
बच्चे को डांट कर या उसको किसी भी बलपूर्वक कोई बात समझाते थे, वो समय चला गया। आज का युग जो है वैज्ञानिक युग है, बच्चे लॉजिकल ज़्यादा है, बच्चे लॉजिकल ज़्यादा हैं, हर बात को समझते हैं, पेरेंट्स भी उनकी बात को समझते हैं। तो टीचर का निरंतर प्रयास होना चाहिए जी, सीखने की प्रक्रिया उसमें निरंतर होनी चाहिए। बच्चे को समझने के लिए साइकोलॉजिकल, मानसिक रूप से बच्चे को समझने के लिए टीचर को पूरी तरह से उस बच्चे को मध्य में रखकर उसके सराउंडिंग टीचर को रहना पड़ेगा, ना कि तो हम कह सकते हैं कि आज अंडरस्टैंडिंग बेहतर होनी चाहिए उस बच्चे को समझने के लिए। आज की जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है, यानी कि बालक के चारों ओर सराउंडिंग जितनी भी चीजें हैं, सबसे पहले बालक जब कक्ष में आता है तो एक अबोध बालक होता है। अब जब वो बालक हमारे पास में आता है तो आप ये मानिए वो एक कच्चा घड़ा होता है। अब टीचर है जे कुम्हार किस तरह से उस बालक को शेप देगा, अंदर भी हाथ रखेगा, बाहर से भी उसको मन थोड़ा थपेड़ेगा, यानी कि बच्चे के हर पहलू तक जाना, चाहे उसका पारिवारिक हो, चाहे उसका आसपास का वातावरण हो, उसको अगर शिक्षक नहीं समझेगा जी, जब तक शिक्षक उस चीज को नहीं समझेगा तब तक वो बच्चे से जुड़ाव नहीं रह सकता। अब उसमें हमारे कहा गया कि पहली से 5वीं तक की जो बच्चे हैं उनको शिक्षा उनकी मातृभाषा में देनी चाहिए, उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर देनी चाहिए जी। तो पूर्व ज्ञान का मतलब है बच्चा आपके पास आ रहा है, खाली नहीं आ रहा। बिल्कुल, बच्चा जब आपके पास आ रहा है बहुत कुछ लेके आ रहा है, उसी चीज को आपको उस विषय वस्तु में समावेशित करते हुए उसके ज्ञान को डेवलप करना। तो शिक्षण का उद्देश्य भी यही है कि बच्चे के साथ जो उसका प्रारंभिक ज्ञान है उसको डेवलप किया जाए। बिल्कुल। अब उसको डेवलप करने के लिए बहुत सारे तरीके जो है शिक्षक अपनाता है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो है हम अगले प्रभावशाली शिक्षण को बढ़ाती है, उसको प्रमोट करती है और इफेक्टिव टीचिंग को आगे बढ़ाती है। अब तरीकों की बात है तो तरीके क्या क्या हो सकते हैं, ये भी एक सवाल बनता है और सवाल सुहेल सर से ही पूछते हैं। सर तरीके क्या क्या हैं? मैम, प्रभावशाली शिक्षण में जो तरीके हैं उसमें हम कोई बच्चों को इनोवेटिव चीज़ दिखाकर, चार्ट मेथड के जरिए, कोई उनको वीडियोस दिखाकर, मतलब हम कुल मिलाकर ये है कि हम बच्चों से जो इंटरेक्ट करते हैं वो उस तरह का हो कि बच्चा तब क्लास में टीचर आए तो वो उसका इंतज़ार करे कि टीचर आने वाला है, कुछ आज हमको नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो टीचर को इस तरह की प्लानिंग अपने आप में प्रेजेंट करनी है स्टूडेंट्स के लिए कि वो कुछ क्रिएटिव लेके क्लास में जाए, कुछ चार्ट मैटर, कुछ वीडियोस, मतलब जिससे कि बच्चा देखते ही उस चीज़ को अपने अंदर एक्सेप्ट कर ले। प्ले वे मेथड। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा कोई इनोवेटिव, थोड़ा सा मैं मैडम जी बिल्कुल सर, कि सबसे पहले जो टीचर है वो क्लास में जाए तो विषय वस्तु के बारे में जानकारी रख के जाए। जी। क्या उसको आज क्लास में पढ़ाना है, इसकी पूरी रूपरेखा बीएड में भी सिखाया जाता है और भी जब हम ट्रेनिंग्स में जाते हैं तो हमको बताया जाता है कि आपको लेसन प्लानिंग, पाठ योजना आपको बना लेनी चाहिए। शिक्षक को रेगुलर क्लास में जाना चाहिए, ये नहीं कि 4 दिन नहीं गए बच्चा उससे इफेक्टिव हो जाएगा तो वो उसका क्रमबद्धता है जो टूट जाएगी। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। टीचर्स को चाहिए कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करें ताकि वो अपनी बात को रख सके। उसके ग्रुप बनाए जाए, समूह बनाए जाए, समूह में बार बार उनके पार्टनर्स को बदल देना चाहिए जी, ताकि वो ज़्यादा क्लास में डिस्टरबेंस नहीं करे। और नए समूह के नए पार्टनर्स के साथ वो घुलेगा मिलेगा तो उसमें कई तरह की भावनाओं का विकास होगा। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो है एक अध्यापक में होनी चाहिए जी, इसी बात होनी चाहिए। और चुनौतियों पे बात होती नहीं है। एक सवाल ये भी बनता है कि आजकल हम जब देख रहे हैं, जब बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज तरीके हो गए हैं, शिक्षण के तरीके बहुत सारे हो गए, ऑप्शंस बहुत सारे हो गए, मॉडर्नाइज स्मार्ट टीचिंग, स्मार्ट क्लासरूम्स हो गई है, सब कुछ बदल गया है, पर फिर भी इफ़ेक्टिव टीचिंग की हमें
कमी नज़र आती है। तो क्या कारण है कि इफ़ेक्टिव टीचिंग की हमें कमी नज़र आती है कक्षाओं में आज भी? मैडम, इसमें कई कारण हैं। बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जो हमको प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं और बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते। उदाहरण के तौर पे, एक तो इफेक्टिव जो शिक्षण है वो इसलिए प्रभावित होता है कि शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में धकेल दिया जाता है। जी। गैर शैक्षिक कार्य से तात्पर्य ये है कि या तो उसको बीएलओ में ड्यूटी लगा दी जाती है या उसको आंकड़े संधारण में लगा दिया जाता है या उसके पास जैसे आंकड़े संधारण में है नॉन टीचिंग वर्क से बच्चे का पोर्टफोलियो इतना हो जाता है कि एक टीचर को प्रॉपर जो समय बच्चों के लिए देना चाहिए वो मिल नहीं पाता। स्टूडेंट टीचर रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट टीचर भी रेशियो भी बहुत ज़्यादा है। हम बाहर के देशों की बात करते हैं, शिक्षा पद्धति को उसी हिसाब से लागू करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें पर्याप्त मात्रा में शिक्षकों की उपलब्धता कराना अनिवार्य है। जी। अब आप देखिए कि मिडिल स्कूल में 5 टीचर होते हैं, क्लास 8 है, 3 क्लासें तो उसमें सफ़र करेगी। तो इफेक्टिव शिक्षण की हम कहाँ से बात करेंगे? क्या ऑर्गेनाइजेशनल जो है दोष हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेसेस हैं वही है या फिर टीचर की अपने आप में भी कई कमियां हैं जो सुहेल सर आपके पास देखिए मैं बताऊं, मैं आपको इसमें सर ने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि टीचर के पास अदर वर्कलोड इतने ज़्यादा हो गए कि टीचर का जो टीचिंग का जो काम था ना वो टीचर चाहता है करना, सब कुछ करना चाहता है, मगर उसके पास इतना ज़्यादा और वर्कलोड आ चुका है कि वो टीचर टाइम ही नहीं दे पा रहा है अपना। टीचर अपना टाइम कंज्यूम स्टूडेंट के साथ करना चाहता है, लगा हुआ वो लैपटॉप के अंदर है, उसको ऑनलाइन डाटा भेजना है। आज वहाँ से ऑफिस से फोन आ गया कि हमें ये चीज़ ऑनलाइन करनी है, ये चीज़ ऑनलाइन करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अक्सर चलती आई हैं और हमारे देश में ये चीज़ें आम हैं। अगर हम बात करें टीचर खुद को इंस्पायर करेगा तो शायद इफेक्टिव टीचिंग की तरफ हम बढ़ पाएंगे। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। हर टीचर को चाहिए कि वो अधिकतम प्रयास बच्चों को सिखाने का। सेल्फ मोटिवेशन टीचरों में किस होता तरह है, से होता है और किस तरह से किया जाना चाहिए? 99% टीचर जब शाम को घर जाता है वो सोचता है कि आज वो क्लास में नहीं गया, तो उसके अंतर्मन में एक द्वंद्व चलता रहता है कि क्लास में क्यों नहीं गया, बच्चों को कुछ दे क्यों नहीं पाया। लेकिन बहुत सारी कारण ऐसे होते हैं जिसमें कुछ सामाजिक कारण है, कुछ राजनीतिक कारण है, कुछ ऐसे कारण भी हैं जो शिक्षक खुद अपने आप उत्पन्न कर लेते हैं, जिसके कारण से वो बच्चे को प्रॉपरली क्लास में गाइड नहीं कर पाते। तो एक यहाँ लेकिन मेरा मानना है कि 99% टीचर जी मन से ये चाहते हैं कि बच्चों को कुछ न कुछ दे। अब वो नहीं दे पा रहे, उसके पीछे कोई न कोई ऐसा तकनीकी कारण होगा, कोई न कोई ऐसा आर्थिक कारण भी हो सकता है कि शिक्षक नहीं हो, ऑर्गेनाइजेशन वो बच्चे उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, उनकी सहभागिता नहीं हो, पेरेंट्स की सहभागिता नहीं हो, बच्चा मान लो किसी कारण से महीने भर के लिए बाहर चला गया जी, तो वो उस सब चीजों से वंचित हो जाता है। बिल्कुल। तो इसमें एक कारण नहीं कह सकते हम, शिक्षक तो चाहता है, मनोवेग से चाहता है। बहुत सारे कारण हैं जो इस चीजों को बहुत सारे कारण इसमें चुनौतियां लाते हैं। अब ये बहुत सारी चुनौतियां बनकर एक समस्या का रूप जो है शिक्षण को बाधित करने में जो है हो रही है। यहाँ पे एक सवाल आता है, चुनौतियां हैं तो एक स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक भी हमारे पास होनी चाहिए। तो टीचर को किस तरह से स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, आप दोनों से ये सवाल करना चाहूँगी जिससे वो इफेक्टिव टीचिंग क्लास में डिलीवर कर सके। बहुत अच्छा सवाल मैडम आपका। मान लो कोई अध्यापक किसी कारणवश विद्यालय में नहीं जा पाता, तो उसके लिए प्रधानाचार्य महोदय एक पीरियड एडजस्टमेंट का रजिस्टर रखते हैं, सब्स्टिट्यूशन रजिस्टर, जो उस क्लास को वो पूर्ति करता है। पर जिस विषय वस्तु पर उस टीचर को बात करनी चाहिए वो उस पर नहीं कर पाता। सपोज कीजिए आप साइंस के टीचर को हिंदी के कक्षा में भेज दोगे तो वो हिंदी को ठीक ढंग से नहीं पढ़ा पाएगा, वो केवल क्लास को एंगेज कर सकता है, शिक्षण को प्रभावी नहीं कर सकता। तो यदि कोई टीचर
मान लो 6 महीने की ये लीव पे बात चले तब की गए। है जब एब्सेंटिज्म है टीचर का, टीचर बाय चांस अगर छुट्टी पर है या टीचर नहीं है, पर अगर हम बात करें टीचर भी उपलब्ध हैं हमारे पास, फिर भी इफेक्टिव टीचिंग क्लास में बेहतर हम कैसे बना सकते हैं, इस पर अगर हम चाहें। सघन निरीक्षण हो इसके लिए, जी, अधिकारी वर्ग इस पे ध्यान देवे, समय समय पर टीचर्स की डायरी चेक हो, ताकि उसका कारण क्या है वो उसमें पकड़ में आ जाए। बिल्कुल, ये हमारा मानना है जी। तो इसमें इसके लिए टीचर ही दोषी नहीं, कहीं न कहीं अधिकारी भी इसके लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल, मॉनिटरिंग एक प्रॉपर मॉनिटरिंग। सोहेल सर, आपका क्या कहना है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, मैं इस पे एक चीज़ कहना चाहूँगा। देखिए, टीचिंग लाइन में जैसे हम लोग अभी आए हैं, जैसे 2019 की पोस्टिंग, हमारे बुजुर्ग भी इसमें लगे हुए हैं, तो उस टाइम का टीचिंग मैटर और इस टाइम के टीचिंग मैथड में फ़र्क है। तो मैं इस माध्यम से, जहाँ मैं बैठा हूँ, इस माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि टाइम टू टाइम जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ जो हैं उनको एग्जामिन करना चाहिए टीचर्स का, कि आज के दौर में टीचर की क्या रिक्वायरमेंट है जो वो बच्चों को दे सकें। क्यों? क्योंकि जो हमारे जो सीनियर टीचर्स हैं शायद वो अपना पारंपरिक तरीका वो ही अपनाते हुए जा रहे हैं और आज समय चेंज हो गया। बिल्कुल, तो वो उनकी ट्रेनिंग्स लाते हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स होती भी हैं, मगर उस पर अमली जामा भी उसको पहनाया चाहिए, एक खाना पूर्ति ना हो उसके अंदर, प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि टीचर्स के अंदर भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि आज मैंने कुछ नई चीज सीखी, तो मैंने आज नई चीज आगे फॉरवर्ड करी। बिल्कुल, आत्मसंतुष्टि होती है। जब सोहेल पंचतन सर जब है सुबह उठते हैं और अपनी क्लास में जाते हैं तो क्या सोच के जाते हैं और वो अपना माइंड मेकअप किस तरह से करते हैं? देखिए मैम, सोहेल पंचतन क्या, मेरे जैसे लाखों सोहेल पंचतन यही सोच के जाते हैं कि आज मेरे को मेरी क्लास में 100% देना है, जो मेरे पास छोटा सा ज्ञान है वो मेरे को आगे फॉरवर्ड करना है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी टीचर है वो जितना भी उसके पास है वो सारा का सारा ज्ञान फॉरवर्ड करे आगे। जितना आप आगे ज्ञान बांटेंगे, ज्ञान बांटने से बढ़ेगा। बिल्कुल जी। तो सोहेल जी की बात से मैं सहमत हूँ। सोहेल जी ने कहा कि टीचर को जवाबदेही बनाना चाहिए। जब तक टीचर्स बच्चों के प्रति जवाबदेह नहीं होगा तब तक इसमें सुधार की संभावना कम लगती है। बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की जरूरत है यहाँ पर। टीचर को जवाबदेह बनना चाहिए और ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की जरूरत है। एक रिफॉर्म ये होता है सेल्फ रिफॉर्म, एक टीचर का खुद का रिफॉर्म, एक टीचर को खुद को प्रेरित करना अपने आप को कि मुझे आज बेहतर शिक्षण की तरफ बढ़ना है, मुझे कुछ अच्छा देना है जिससे मैं अपने बच्चों को ज़्यादा लाभान्वित कर सकूं। तो अगर उस वाले एस्पेक्ट से हम देखा जाए तो सहायक सामग्री की भी काफ़ी ज़रूरत होती है इफेक्टिव टीचिंग में। तो वो सहायक सामग्री क्या होंगी? देखिए मैम, इसमें तो ये है कि जिस भी आप टॉपिक से रिलेट करते हैं उस टॉपिक का आप जितना ज़्यादा सर्च करेंगे, जितना ज़्यादा आप उसको पढ़ेंगे कि मार्केट में आज के दौर में नई चीज़ क्या चल रही है, बिल्कुल उस चीज़ को आप अपने अंदर ग्रहण करें, उसके बाद वो चीज़ आप अपने स्टूडेंट्स को दें। ये नहीं कि मैंने आज से 10 साल पहले जो चीज़ सीखी थी उसी चीज़ पे मैं चलता रहा, क्योंकि हमारे बचपन में साइकिल चलती थी तो आज भी मैं साइकिल, आज मोटरसाइकिल का दौर आ गया, उससे फॉरवर्ड चीज़ आ गई, कार से हम जा रहे। तो ऐसे ऐसी टेक्निक बढ़ती जा रही है। हम लोग टीचिंग मेथड में बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसको हमें इम्प्रूव करना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं टीचर्स कहते हैं हमें ऑनलाइन होता नहीं, हमसे कैसे नहीं होता। आप मोबाइल तो बहुत देर चला सकते हैं, बिल्कुल आप ऑनलाइन वर्क करें, ऑनलाइन चीज सर्च करें, लैपटॉप पे आप बैठे, कंप्यूटर पे बैठे, आप नई नई चीज टेक्निक आप और चीज में जो फालतू टाइम जो आप किसी चीज में दे रहे हैं, आप अपना टाइम टीचिंग मेथड के अंदर जो भी इम्प्रूव करने के लिए जो चीजें आप उसमें दें। आप अपना होमवर्क करें, जरूरी नहीं कि आप 6 घंटे स्कूल में काम कर रहे हैं तो वही आपका, गवर्नमेंट आपको पूरे टाइम की तनख्वाह देती है, ये नहीं कि आपको 6 घंटे की तनख्वाह देती है। ये समझना होगा, ये समझना होगा और आपको घर पे आकर इसकी स्टडी करनी होगी कि मेरे को नेक्स्ट डे के लिए क्या प्रिपरेशन करनी है। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा। और अपनी स्टडी करनी होगी, अपना खुद का होमवर्क करना जरूरी है। इसमें सहायक सामग्री की बात आई मैडम, सहायक सामग्री टीचर को यूज करनी चाहिए। किस हद तक करनी चाहिए? जो बच्चे के ज्ञान को उसके लक्ष्य तक पहुंचा दे, सहायक सामग्री वहीं तक उसको उपलब्ध करानी चाहिए। अब ये 2 तरह की होती है सहायक सामग्री जो होती है। एक तो होती है दृश्य सामग्री जिसको हम केवल देख सकते हैं, जैसे पाठ्य पुस्तक है, ग्लोब है, चार्ट्स है, ये सहायक सामग्री हम उमन यूज करते हैं। एक होती है दृश्य सामग्री, दृश्य सामग्री और श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री जिसको हम सुन सकते हैं, ऑडियो, रेडियो है, ट्रांजिस्टर है। एक होती है श्रव्य दृश्य सामग्री जिसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, बिल्कुल, जैसे टेलीविजन है, वीडियोज हैं। ये सारी सामग्री उमन आज के टाइम पे शिक्षक यूज कर रहा है। बहुत सारे ऐप्स
ऐसे लॉन्च हुए हैं जैसे मिशन ज्ञान है, तो उसके अंतर्गत एक एक चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। जी। मेरा मानना है अगर टीचर एक बार उसको खुद भी देख ले और बच्चों को उसको दिखाए या पढ़ाए तो उस मेथड का जो तरीका है बहुत ही सुंदर तरीका है। तो मेरा मानना यह है, हमें पहले कहते थे कि हमें पढ़कर पढ़ाना चाहिए, तो साहित्य सामग्री का उपयोग उसके टीचिंग मेथड से संबंधित होना चाहिए। अनावश्यक साहित्य सामग्री भी जो है कई बार बच्चे को कंफ्यूजन कर देती है। हम बहुत सारी चीजें बच्चे के सामने रख दें। बिल्कुल। तो एक सरकार ने योजना चलाई थी, कुछ टीचर को TLM जो है उपलब्ध कराए गए। जी, ट्रेनिंग अलग अलग तरीके की भी नहीं, होती नहीं, है। और TLM जो है एक साहित्य सामग्री का किट होता है। जी जी जी। उसमें बच्चे की आवश्यकताओं की बहुत सारी चीजें उसमें दी है। और साहित्य सामग्री के तौर पर। शिक्षक खुद भी चाहे तो बहुत कम लागत में उसको अपने हाथ से तैयार कर सकता है। बिल्कुल। हमने तैयार की है। हमारे विद्यालय में बहुत सारी ऐसी साहित्य, टीचर उसको फील्ड वेरिफिकेशन करा सकता है। वातावरण के बारे में बता सकता है, पेड़ पौधों के बारे में बता सकता है, नदी, तालाब, झरने, हाँ, मतलब इस तरह के आप सहायक सामग्री से बेहतर इफेक्टिव टीचिंग आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है कि जब सारे मेथड में यही है, बुक्स में यही है, लेकिन जब कक्षा से बाहर बच्चों को लाया जाता है उस समय बच्चों में अनुशासनहीनता की थोड़ी सी कमी देखी जा सकती है। तो उसके लिए भी प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। जी, तो अनुशासन की कमी, डिसिप्लिन की कमी आज जो है फला कक्षा का जो है नंबर या बाहर जाने का है, बाहर बैठने का है, गार्डन देखने का है, तो वो पत्तियां देखेगा, फूल देखेगा, तो उससे कुछ न कुछ सीखेगा। बिल्कुल। और सीखने की ज़रूरत भी बच्चों को बहुत होती है, क्योंकि इफेक्टिव टीचिंग में सीखने को भी बहुत मिलता है। यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग, सुहेल पंचतन सर हमारे फिजिकल ट्रेनिंग से जुड़े हुए हैं, तो फिजिकल ट्रेनिंग किस तरह से इफेक्टिव टीचिंग को प्रमोट करती है? देखिए मैम, मैं स्टूडेंट के लिए बताऊँ, फिजिकल ट्रेनिंग का जो पार्ट है, मैं मेरे स्कूल के बताता हूँ आपको। सबसे पहले स्कूल में अगर बच्चे आते हैं तो सबसे पहले आकर देखते हैं कि फिजिकल टीचर सर आए हैं, PT सर आए हैं या नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि एक दिन पहले वादा हो जाता है कि सर आएंगे तो हमें आज ये गेम खिलाएंगे, आज ये गेम खिलाएंगे। फिर उसके बाद सर भी ये वादा करते हैं कि मैं आपको खिलाऊंगा, तो आप भी आउटपुट जो और टीचर्स जो क्लास में पढ़ाने आएंगे, जो आपको होमवर्क मिल रहा है, जो आपको याद करने के लिए, वो आपको करना है। अगर आपने वो नहीं करा तो आपका गेम्स का पीरियड आज नहीं होगा। होता है, मगर उनको एक डांटने के तौर पर डर रहता है कि भाई आज गेम। तो एक स्पोर्ट्स भी बच्चों को इंक्रीज करने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है मैम। क्यों? क्योंकि आज गवर्नमेंट हम लोगों को और प्राइवेट स्कूल भी आज स्पोर्ट्स के इतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स स्कूल के अंदर हैं कि बच्चे, जो मैं ग्रामीण अंचल की बात कर रहा हूँ, कि बच्चों ने वो इक्विपमेंट्स देखे नहीं, और तब वो स्कूल आते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह का ये वॉलीबॉल है, ये हैंडबॉल है, ये बास्केटबॉल है, ये बैडमिंटन है। जैसा कि अभी मैं जो वो बच्चे जो पढ़ाई में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, वो स्पोर्ट्स के बहाने स्कूल आते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी और फिर वो स्कूल तब आ रहे हैं तो वो पढ़ाई भी करते हैं और चीज़ें भी सीख के जाते हैं, उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है। आप देखें, स्पोर्ट्स जिस स्कूल में रेगुलर चलता है ना, आप उस स्कूल की स्ट्रेंथ देखिएगा, उस स्कूल की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि बच्चों को लगता है कि हम पढ़ेंगे तो पढ़ना, देखो स्कूल पढ़ाई के लिए तो है ही है, मगर उसके साथ हमें खेलने को भी मिलेगा, और खेलने को इतने अच्छे इक्विपमेंट से मिलेगा कि वो एक अपने आप को एक अच्छा प्लेयर ही बना सकते हैं। बिल्कुल, और एक स्पोर्ट्स की तरफ भी हो जा सकते हैं, एक राह वहाँ भी खोल सकते हैं। थोड़ा सा जोड़ूं मैडम मेरी तरफ से। सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि बच्चों को खेल खेल में सिखाना, हाँ, प्ले मेथड जो है, प्ले मेथड, बिल्कुल वो बहुत ही अच्छा है। एक सर, आप लोग जब है दोनों जब टीचर्स ट्रेनिंग में जाते हैं, यहाँ पर जब टीचर्स ट्रेनिंग की बात होती है तो बहुत करीब से आपने महसूस किया है टीचर्स ट्रेनिंग को। तो टीचर्स ट्रेनिंग में इम्प्रूवमेंट की कहाँ गुंजाइश है, किस तरह से टीचर्स ट्रेनिंग को हम बेहतर बना सकते हैं? सोहेल सर, आपसे स्टार्ट करेंगे। देखिए जी मैम, मैं एक लाइन में इसका आंसर दे सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो जो भी ट्रेनिंग चल रही है उसको मैं बहुत अच्छे बना सकता हूँ, और मैंने उस ट्रेनिंग को इंटरेस्ट लेके नहीं लिया तो वो ट्रेनिंग फ्लॉप हो जाएगी। तो क्या वजह है कि टीचर्स ट्रेनिंग में क्या गुंजाइशें हैं, स्कोप है इम्प्रूव करने की? इम्प्रूव ये है कि उनका एग्जामिन टाइम टू टाइम होना चाहिए मैम, क्योंकि जो ट्रेनिंग सरकार जो करवाती है, गवर्नमेंट जो करवाती है, तो टीचर्स कहीं ना कहीं, मैं सबकी तो बात नहीं करता, मगर कुछ टीचर उसको लाइटली ले लेते हैं, और वो कुछ टीचर ही आगे जाके तो बच्चों को सिखा नहीं पाते, तो वो अनबैलेंस हो जाते हैं। तो आप जो भी टीचर्स ट्रेनिंग जिस टाइम पे भी जिस तरीके से, या वो ऑनलाइन हो रही है या ऑफलाइन हो रही है, जो भी ट्रेनिंग है,
आप उस ट्रेनिंग को अगर कर रहे हैं तो वो बहुत दिल से करें उस ट्रेनिंग को, बिल्कुल। क्योंकि सरकार आप पर बहुत पैसा खर्च करती है उस ट्रेनिंग को सीखने की। बिल्कुल, सेल्फ मोटिवेशन टीचर्स में होना बिल्कुल। चाहिए। सर, आपका क्या कहना है, आप क्या चाहेंगे, क्या बदलाव टीचर्स ट्रेनिंग में होनी चाहिए? टीचर्स ट्रेनिंग में मुख्य रूप से जो बदलाव है वो एमटीज को लेकर है, बिल्कुल। मास्टर ट्रेनर जो जी बिल्कुल, मैं इस बात से बहुत एग्री करता हूँ। मास्टर ट्रेनर जो है अब वो हम अपना पूरा दायित्व कई निभाएं सालों उस से टाइम टीचर पर। ट्रेनिंग कर बिल्कुल। रहे हैं और कई सालों से एक ही मास्टर ट्रेनर हमको ट्रेन कर रहा है। वो भी जानते हैं कि टीचर आएंगे और एक खाना पूर्ति का माहौल वहाँ बन जाता है। बिल्कुल। हम चाहते हैं कि मास्टर ट्रेनर ऐसा हो कि कुछ नया शिक्षकों को दे, नई बात सिखाए, जिसको जाकर वो कक्षा में उसको इम्प्लीमेंट करे, तब तो इस टीचर ट्रेनिंग का कुछ सार्थक परिणाम निकलता है। अन्यथा केवल खाना पूर्ति करना, बिल बनाना या केवल अटेंडेंस टीचर की लेना, 2-4 गीत गाना या फिर 1-2 चार्ट Formality बनवा ना लेना, रहे, एक कुछ फॉर्मेलिटी के effective तौर पे उसको। टीचिंग होनी चाहिए। दूसरा, टीचर ट्रेनिंग्स में मैंने सीखा है कि बहुत सारे टीचर जो हैं एक साथ इकट्ठे होते हैं, बिल्कुल। तो उसमें टीचर्स अपने आप को शेयर करते हैं कि आज किसने क्या नया किया। तो सर, ये क्योंकि समय की बाध्यता है, हम चाहेंगे आप बहुत संक्षिप्त में यहाँ पर आप वाइंड अप करें। जी, सर। जी। जी जी। तो उसका मेरा कहने का मतलब है कि उसको बहुत अच्छी चीज़ निकल के कई बार सामने आती है कि हम बच्चे के साथ इस तरह का, तो ये टीचर्स ट्रेनिंग में कई नई बातें भी निकल कर सामने आती है, ऐसी बात नहीं। मैंने जितनी भी ट्रेनिंगें की है वो बड़े मन से, दिल से और यही आगे बात बैठ आती है कर। कि सेल्फ मोटिवेशन टीचर के अंदर होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा आउटपुट दे सकेगा। लास्ट में सोहेल सर, आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, नट शेल में इफेक्टिव टीचर कैसे बन सकता है? सॉरी, नट शेल में इफेक्टिव टीचर कैसे बन सकता है, आप सम अप करें। मैम, इफ़ेक्टिव टीचर के लिए तो यही है कि आप अपना जितना भी टाइम है वो स्टडी मटेरियल जो भी है आपका सीखने का, समझने का, जो भी आप इंटरनेट से सीख पा रहे हैं या नई ट्रेनिंग से सीख पा रहे हैं, एमटी से सीख पा रहे हैं, अपने सीनियर टीचर से सीख पा रहे हैं, उनसे जितना भी आप सीख सकते हैं वो आप चीज़ सीखें और आगे कैरी फॉरवर्ड करें। बिल्कुल, तो इसी नोट पे आगे आप कैरी फॉरवर्ड करें, पॉजिटिव रहें, सकारात्मक आपका रवैया होना चाहिए, नई चीज़ों को ग्रहण करने का, और इनोवेटिव टीचिंग की तरफ आपको आगे बढ़ना है अगर आप इफेक्टिव टीचिंग अपनी कक्षा में करवाना चाहते हैं। इसी पॉजिटिव नोट पर आनंद सिंह गुर्जर सर आपका, सोहेल पंचतन सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और इतनी अच्छी जानकारी दी। अंत में यही कहना चाहेंगे, शकील आज़मी के शेर है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, तू क्या ज़मीन पर बैठकर आसमान देखता है। अब इजाज़त दीजिए, इरम तस्लीम को नमस्कार।